बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ की और हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसमें हम प्रोफेशनल लाइफ के उस टॉपिक पे बात करते हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे और हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में गेस्ट थी डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक। और डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक का मैं आपसे फिर तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक एकेडमिक रिसर्चर कंसल्टेंट हैं, सेमिनर ट्रेनर, ब्लॉगर और रिसर्चर हैं। ये मेंटोर भी हैं स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर्स की और इसके साथ साथ ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क ऑफ इमोशंस, एथिक्स, एम्पावरमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स। इसके साथ साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं ज़ैबस इस्लामाबाद में। सो हम आपको डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक, हम आपको आज फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस की और आपने हमारे नाज़रीन को बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोग्राम के एंड में आपने बात किया था, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने आपको दोबारा ज़हमत दी हम उस टॉपिक को आगे लेके चलें। और दो तीन चीज़ों पे आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले हम उधर से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से आपने बताया था कि बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, जैसे वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है मार्क्स का, ज़्यादा कुछ वालिदैन गुस्से वाले होते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं, उससे बच्चों की जो पर्सनैलिटी वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। तो वो जो इमोशनल इंटेलिजेंट अगर उनको होना चाहिए, अपनी आगे की जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, तो उस वक्त उनको कैसा करना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ पर्सनल लाइफ की भी, कि पर्सनल लाइफ में हमें जो हमारी अगर स्पेशली मैं बात करूँ मैरिड लाइफ की, जिसमें एक कपल होता है और एक दो शख्स जो मुख्तलिफ तरह की ज़िंदगी पहले गुजार के आए होते हैं, फिर उनको कंबाइन कर दिया जाता है एक और फिर उनको एक साथ रहना पड़ता है क्योंकि दोनों की ब्रॉटअप डिफरेंट हुआ होता है। तो हमें ये देखने में आता है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वहाँ पे मसाइल ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो आपने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, मिसकंसेप्शंस हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से लोगों के बारे में, तो इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताइएगा कि जहाँ से हमने पिछले प्रोग्राम का इख्तिताम किया था, उन बचपन के वाक़यात पे जो हमारी ज़िंदगी के असरअंदाज होते हैं, उस बारे में बताइएगा। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और बच्चे के पैदा होने से लेके तकरीबन 5-6 साल तक उसका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, वो हर चीज़ एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि बच्चे सुन नहीं रहे, इनको समझ नहीं आ रहे। मगर यहाँ तक कि जो बातें माँ के पेट में भी होती हैं, बच्चा के लाशऊर में वो बातें वो भी रजिस्टर हो रही होती हैं। तो बच्चे की एक मुकम्मल पर्सनैलिटी तकरीबन 6-7 साल में कंप्लीट हो चुकी होती है और एक मुकम्मल इंसान एक मुकम्मल पर्सनैलिटी होता है। मगर हमारे माशरे में हम लोगों ने अभी तक बच्चों को वो रिस्पेक्ट या वो मुकाम नहीं दिया कि हम सोचें कि उनकी अपनी सोच है, अपनी पसंद, अपनी नापसंद है। हम बहुत सारी चीज़ें वालिदैन जो समझते हैं उनके हक में देते रहे, बड़ी सख्ती से या किसी और तरीके से जो उनकी पर्सनैलिटी में एक डैमेजिंग इफ़ेक्ट लेकर आती हैं। अब वही डैमेजिंग इफ़ेक्ट जो हैं वो आगे जाकर बड़े होते तक अगर आप उसको वहीं एड्रेस नहीं करेंगे, तो वो आगे तक आपके साथ चलेंगे। और अब जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं जो बहुत शकी मिज़ाज होते हैं, कुछ बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जनरली बहुत तंग करने वाले होते हैं। मगर हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हम हर एक की लाइफ़ स्ट्रगल देखें कि किन मसलों से, किन मरहलों से गुज़र कर आया। अगर हमारे सर पे एक स्पीच बबल होता और पता होता कि हमारी ज़िंदगियों में कितने मसाइल और कितने कठिन जद्दोजहद हैं जो हम करते हैं, तो शायद हम अगले के साथ इतने मीन ना हों। तो मैं तो कहती हूँ कि हमें सिलेबस में बचपन में सब कुछ छोड़ के सिर्फ काइंडनेस सिखानी चाहिए कि आपका पहला मकसद एज़ अ ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ काइंड तरीके से रहना है, तभी ये स्पीशीज़ जो है ग्रो करेगी। और यही चीज़ अगर आप देखें कि लोग अपने इमोशनल ब्लॉक्स को जब नहीं ख़त्म कर पाते और वो क्योंकि उस पे सोचने को ही तैयार नहीं है, तो ख़त्म क्या करेंगे? मैंने आपको बिल्कुल कहा सही। था पहले एक्नॉलेज करें। आप एक्नॉलेज तो करें कि आपको क्या मसला है, क्योंकि बहुत टाइम अगर आप बैठ के अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है और आप बैठें और सोचें, तो वो गुस्सा वो उस चीज़ पे नहीं आपको आ रहा जिस पे निकला है। उसके पीछे कोई मसला और चल रहा है जिस पर गुस्सा आया था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ है। हर इंसान एक नॉर्मल आदमी के एक दिन में कम से कम 400 के करीब इमोशनल एपिसोड होते हैं। हुँ। अगर आप इसको वर्किंग आवर पे देखें तो मोमेंट टू मोमेंट हम कितने तरह के जज़्बात से गुज़र रहे हैं, कितने तरह के मसलों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हल कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक बड़ी खिचड़ी सी पकी रहती है। तो बहुत अगर से आप ख़्यालात आते रहते बहुत हैं और ख़यालात हैं, तो ये चीज़ें अगर हम खुद अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे करेंगे, तो आप अपने देखिए घर के मसले आपके दफ़्तर इवेंचुअली पहुँचेंगे। आपके दफ़्तर की टेंशनें आपके घर तक
पहुंचेंगी। बिल्कुल, आप कंट्रोल नहीं कर पाते ना उस चीज़ को, मतलब बिल्कुल। जितने रास्ते में अगर किसी बॉस ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, गुस्सा किया, आपके काम पे एतराज़ किया है, वो सारे का सारा गुस्सा आप लेके घर में आ रहे हैं, दरमियान में किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आके फिर अपनी बीवी पे वो गुस्सा उतारते हैं। और यहाँ से फिर मेरा दूसरा सवाल शुरू होता है जो मैंने बात की, कि जब वो बंदा गुस्सा लेके घर आएगा, लेट्स सपोज अगर उसकी नई नई शादी हुई है और अभी तक दोनों मियाँ बीवी को अंडरस्टैंडिंग का मौका नहीं मिला, तो वहां पे तो ये सिचुएशन और टेंस हो जाएगी। शायद वो खातून जो है वो ये समझेगी यार मेरी किसी बात पे गुस्सा है, वो आते ही घर में चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, तो उससे खातून जो है जिसकी नई नई शादी हुई है वो ये समझेगी कि शायद पता नहीं मेरे से कोई गलती हो गई है, कुछ है, किसी बात पे नाराज है, सुबह कोई बात हुई होगी, क्या चीज़ होगा, तो वहां पे फिर उन दोनों की भी लड़ाई हो जाएगी। तो वहां पे भी फिर हमें उस सिचुएशन में कैसे खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें जो मिसकंसेप्शंस की बात आई थी, रिलेशनशिप की भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम रिलेशनशिप में जाते हैं कि हमें उधर से क्या मिल रहा है। अगर हमारा माइंडसेट ये होगा कि हमें इस रिलेशनशिप में हमें क्या हासिल हो रहा है, तो आपका कभी रिलेशनशिप क्योंकि आप बहुत सेल्फिश और बहुत सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ उस रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। आपने जब रिलेशनशिप कायम करना है तो ये सोचना है कि मैं इस रिलेशनशिप को क्या दे सकता हूँ। जब आपने जिम्मेदारी खुद अपने रिलेशनशिप की ली और अगले पर्सन ने भी यही सोचा कि मैं क्या दे सकता हूँ, तो अब आपकी जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो देने पर है, लेने पे नहीं है। तो इस तरह ब्लेम गेम करना बहुत आसान है कि मुझे गुस्सा इसलिए आया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया। ये कह देना बहुत आसान है क्योंकि बॉस ने मुझे डांटा इसलिए मेरा हक बन गया। उस पर गुस्सा करना, हक करना। तो हम खुद अंडरस्टैंड तो करें कि हम ये जो मैंने आपको कहा बहुत फैलिसीज हैं, और जो गुस्सा है उसकी सबसे बड़ी फैलिसी ये है कि जो गुस्सा निकालता है तो ठंडा हो जाता है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारा। हमें आज तक ये बात किसी ने समझाई नहीं कि हम सब जो है गुस्सा कंट्रोल करना जानते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें गुस्सा आता है, हमसे कंट्रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल झूठ है। गुस्से से मुनाफिक इमोशन कोई नहीं है, क्योंकि गुस्सा बंदा बंदा देखकर आता है। हर बंदे पे गुस्सा आपको वैसे नहीं आता। वही बात आपका बच्चा कहे और वही बात आपका बॉस कहे। तो जब बॉस के सामने आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया, तो बच्चे के सामने क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी वजह क्या है? क्यों आप समझती क्या है कि बच्चे पे फिर गुस्सा, या अगर दूसरे रिवर्स केस में देखें तो बच्चे पे आप गुस्सा कर सकते हैं, बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकते आप। तो इन दोनों सिचुएशंस में जो डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि आपको अच्छी तरह पता है कि कौन आपका गुस्सा टेक कर लेगा और कौन आपका गुस्सा नहीं टेक करेगा। बॉस के आगे गुस्सा करके नौकरी जाती है, बच्चा आप पे डिपेंडेंट है। तो एक थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव है बीच में। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें सब तालीम छोड़ के सबसे पहले काइंडनेस सिखानी चाहिए, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में मोहब्बत होगी, और इसका मतलब है कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो शायद आपकी मोहब्बत में कोई कमी जरूर है कहीं पे, क्योंकि जिन लोगों को आप हर्ट कर रहे हैं, दानिस्तगी से हर्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो गलत है कहीं पर। तो आप ये बात सोचिए, हम कहते नहीं हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, मगर ये भी एक धोखा है आज के जमाने में। हमारा वर्क हमारी प्रायोरिटी है, हमारा माश हमारी प्रायोरिटी है। कहते हैं हम ये हैं, मगर बच्चे बेचारे आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, मगर हम काम पर ज्यादा मकबूल होते हैं। हम हमारी जो आपस का जो तजाद है कि जो हम कहते हैं और जो हम चाहते हैं, वो भी एक बहुत इमोशनल अनस्टेबिलिटी का बायस है। तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप बैठे तो सही कि आप इस वक्त फील क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इस पे टेक ऑन कर सकता हूँ, आपने उस वक्त उसकी इमोशनल या वही मैंने आपको कहा था रिलेशनशिप देने की जगह है लेने की नहीं। आपने उसको पंचिंग बैग बना दिया अपनी फ्रस्ट्रेशन का कि आप जाएं और अपना गुस्सा उस पर निकाल दें। सही। तो उससे वो जो रिलेशनशिप जो भी आपका था, बच्चा था, बेगम थी, आपके कोई और कुलीग्स थे, बहन भाई थे, तो वो डैमेज हुए। जस्ट बिकॉज यू हैड अ रफ डे, आपको कोई राइट नहीं दे देता कि आप जाके किसी और का दिन खराब करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारा प्रोग्राम अभी जारी है, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से बाद जब हम वापस आएंगे तो हम मैम से बात करेंगे। मैम चूँकि प्रोफेसर भी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, तो एक टीचर जो है वो छोटे बच्चों के हवाले से यूनिवर्सिटी के बच्चों में इमोशनली कैसे रोल प्ले कर सकती हैं। तो लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की और हमारे साथ डॉक्टर फ़याल रज़ाक मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे हमारे जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल है उस इमोशनल डेवलपमेंट में, उस बच्चे की जो बच्चा जो है वो घर में तो टाइम गुजारता है लेकिन वो 5-6 घंटे स्कूल में गुजारता है, कॉलेज में गुजारता है, यूनिवर्सिटी में गुजारता है। तो मैम से हम पूछेंगे कि टीचर का क्या रोल हो सकता है इमोशनल डेवलपमेंट पे। जी मैम बताइएगा। देखिए जी, हमारे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में तो ट्रेनिंग्स हो रही है। मगर मैं समझती हूँ कि स्पेशली छोटे बच्चों को ट्रीट करने के लिए टीचर की सिर्फ़ एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि वो बचपन की कही भी बातें बच्चों पर नज़रअंदाज करती हैं। अगर आपका बच्चा रोते हुए स्कूल जाता है, रोते हुए वापस आता है तो समथिंग इज़ सीरियसली रॉन्ग इन द स्कूल। कहीं पर बहुत कुछ गलत हो रहा है या उसके अपने पीयर्स के साथ मसले हैं या टीचर्स के साथ मसले हैं। क्योंकि बच्चा इंट्रिंसिकली उसको खुशी-खुशी स्कूल जाना चाहिए। तो आपके लिए तो एक छोटी-सी मेट्रिक है कि आपका बच्चा अगर खुशी से स्कूल नहीं जा रहा तो कुछ तो मसला है वहाँ पर। तो उसकी वजह क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी कभी एजुकेशन सिस्टम में, हमारी किसी ट्रेनिंग में, हमारी किसी इंडक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस को कभी देखा ही नहीं गया। तो एक टीचर के लिए तो बहुत लाज़मी है कि उसका टेस्ट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे आपने इमोशनली बच्चों को हैंडल करना है। देखिए एक छोटी-सी बात होती है, आप अब ज़रा-सी बात कह दें बच्चे को, अगर आप कहें कि इतनी सी ही बात कह दें एक बच्चे को, अब जैसे पेरेंट्स हैं या टीचर हैं कि देखो तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने कितनी जल्दी ये कह दिया, बिल्कुल कर सही। लिया। अब इतनी सी बात कहना उसको किस किस्म का मैसेज दे रहा है कि उसने मेहनत नहीं करनी, उसको हर वक़्त स्मार्ट दिखना है और कितना पॉज़िटिव थिंग है ये। बिल्कुल सही। मगर इन वर्ड्स की आप रेमिफिकेशन देखें कितनी ही डीप है आपके माइंडसेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस बच्चे को बता रहे हैं कि भई उसने हर वक़्त स्मार्ट दिखना है। उसने अब वो क्या करेगा जब उसने हर वक़्त स्मार्ट दिखना है तो वो कोई ऐसी चीज़ ट्राई नहीं करेगा जिस पे उसको फेलियर हो जाए या वो कहीं पे बेवकूफ़ लगे। तो क्या होगा वो बच्चा ट्राई करना छोड़ देगा। और जब आप लर्न कैसे, वो हम फेलियर्स की जो बात करते हैं, अगर हम फेल नहीं करेंगे हम लर्न कैसे करेंगे? तो हर बंदा कभी भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं नहीं हो होता। सकता। तो ये आप मैसेजेस छोटी-छोटी चीज़ों से, अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से बच्चों की साइकी बढ़ती है, किस तरीके से उनको आपने मोटिवेट करना है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे आके तो हमारे पास ब्रोकन किड्स आ रहे हैं आजकल। हम जो टीन एजेस में आके आप, क्योंकि टीन एजेस में आपकी ना फिजिकल चेंज आ रही होती है, साइकोलॉजिकल चेंज आ रहे होते हैं। अगर मैं ब्रॉड वे में बात करूं तो शायद ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़ भी रही होती है इस एज में। तो वहाँ पे जो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, टीनेजर को नहीं पता कि जो मेरी फिजिकल चेंज आ रही है या साइकोलॉजिकल चेंज आ रही है इसको मैंने कैसे मैनेज करना है। सो वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे एक टीचर का क्या रोल हो सकता है उस स्टूडेंट को मैनेज करने के वाले से। देखिए हम माने या ना माने, टीचर इज़ अ रोल मॉडल। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, वो डोंट से यानी डोंट डू व्हाट आई डू, डू व्हाट आई से वाला तो कहानी चलती नहीं है। दे फॉलो यू कि आप करते क्या हैं। तो अगर टीचर खुद रोल मॉडल नहीं है और वो बच्चे की अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि बच्चे को मसले हो रहे हैं, अगर बच्चा देखिए बिहेवियर कभी भी इशू नहीं होता। बिहेवियर जो है वो हमेशा इज अ रिएक्शन टू व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड। जो आपकी फीलिंग है वो किसी तरीके से बाहर आती है, तो बिहेवियर तो रेमिफिकेशन है उसकी। तो बिहेवियर इज नेवर एन इशू। कि आप बिहेवियर को करेक्ट करना तो बहुत आसान है अगर आप बंदे को बिलीफ सिस्टम ठीक करते हैं कि हाँ ये बात गलत है। तो वही बात है कि आप उनको एजुकेट करें। आप मुझे बताएं कि एक पीएचडी डॉक्टर है, वो पीएचडी कर लेता है और उसको डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रख देते हैं। क्या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी यूनिवर्सिटी टीचर की कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ नहीं, पर वो जाके? पाकिस्तान में तो बहुत व्हाई कम नॉट? इस तरह से क्या है। उनको मुझे आज तक मैंने करवाई है जाके ट्रेनिंग्स। मुझे आज तक कभी इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग अपने करियर में, अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अपने करियर में नहीं मिली। और वो भी अब मैंने जब अपनी कंपनी खोली है इस रेवोल्यूशन के लिए खोली है कि भाई अब इस पर बात करना शुरू कीजिए। कब तक आप करेंगे? और आजकल आप जब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा था कि 2020 में डिप्रेशन विल बी द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ और हेल्थ डिप्रेशन की इश्यूज। वजह से आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो सुसाइड्स कर रहे हैं लोग, और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस, अदनान साहब, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये डिप्रेशन जो है, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन जो है, जो सोसाइटी में आ रही है, ये भी उसका हिस्सा आप समझती हैं। अदनान साहब आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि इस वक्त यंग एडल्ट्स का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज सुसाइड इन पाकिस्तान। हम्म, बिल्कुल सही कह रही है। मुझे परसों मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक लड़के ने ब्रेकअप की वजह से
बिल्कुल। खुदकुशी कर ली। और उसकी वजह क्या है कि अब हमारा फैमिली सिस्टम, ये मिलेनियल्स एक डिफरेंट तरह के ये लोग हैं, बिल्कुल इनकी ऐसे ही है। सोच हमसे फर्क है। तो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान में बहुत ज्यादा, बच्चों के दरमियान में बहुत खला आ चुका है। जब मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करती हूँ और अभी तक मेरे जो मेरे पास फाइंडिंग है, एक वर्ल्ड पाकिस्तान वाइड तो मेरे पास डाटा नहीं, एक छोटी सी चंद यूनिवर्सिटीज का डाटा है, उसमें 95% ऑफ द जो बच्चे हैं उनसे मैंने पूछा कि जब आपको मसला होता है इमोशनल, आप किसके पास जाते हो? 95% ऑफ द बच्चे उन्होंने कहा हम वालिदैन के पास नहीं नहीं जाते। जाते, बिल्कुल नहीं जाते। तो अब आप ये देखें कि कितनी सीरियस बात है कि जिसको मसला है वो अपने दोस्त के पास जाएगा, एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को क्या समझाएगा? बिल्कुल मतलब, सही। तो जब वालिदैन के पास आप नहीं जा रहे, आप टीचर्स के पास नहीं जा रहे, आप जाके अपने निकम्मे दोस्तों के पास, या चलिए बहुत अच्छे भी होंगे, बिल्कुल सिंसियर ऐसा भी ही है, होंगे, बिल्कुल ऐसा मगर ही वो है। भी तो आप ही की एज के लोग हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। आपको क्या देंगे? तो क्या करते हैं, हैंग आउट कर लेते हैं, फिर चलें जी कोई थ्रिल सीकिंग के लिए। और आप अगर आप ड्रग्स पे देखें इस वक्त, अगर इतने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज आर इन ड्रग, और वो क्या है कि पीयर प्रेशर में शुरू करते हैं, शुगर में शुरू करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा ही ट्राई होता करें। है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल तो सही कह रहे बड़ी हैं आप। अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तानी हायर एजुकेशन में। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट ही हायर एजुकेशन से लिया कि शायद ये जो बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अभी पेरेंट्स बनना है, और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इमीडिएटली कॉर्पोरेट जाके वर्ल्ड में कॉर्पोरेट जाना वर्ल्ड में है, जाके मैनेजर्स absolutely। बनना है। अगर हम इनको सुधार दें तो बड़ी क्विकली हम एक जनरेशन के अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल सही मैम, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। मुझे मिसकंसेप्शन की आपने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, क्विकली बताइएगा कि मिसकंसेप्शन क्या है हमारी सोसाइटी में। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका पार्ट होता है जिसको हम रैशनल ब्रेन कहते हैं, जो सोचता है, जो लॉजिकली सोचता है कि इसके फीचर्स क्या हैं, लैंग्वेज वहाँ प्रोसेस हो रही होती है। फिर एक आपका ब्रेन का पार्ट होता है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जहाँ पर इमोशंस होते हैं, एक पूरा सिस्टम है उसका। और एक आपका लिजर्ड ब्रेन होता है जिसको हम चिपकली ब्रेन, या आप ये समझें कि जो आपके इंस्टिंक्ट्स के लिए है, कि जो अल्लाह पाक ने आपको सर्वाइवल के लिए दिए थे। अब होता क्या है, मिसकंसेप्शंस की जो बात आ जाती है कि बहुत इमोशनल, बहुत ही एक्सट्रीम इमोशनल एपिसोड में आपका जो रैशनल ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है, और जो आपका इमोशनल ब्रेन है वो टेक ओवर कर जाता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपके जितने बिहेवियर्स होते हैं, जो आपके जितने डिसीजंस होते हैं, वो आपके इमोशनल ब्रेन से जनरेट हो सही रहे होते हैं। सही। अब आपके इमोशनल ब्रेन में जो आपने बचपन से लेके आज तक जो आपने रिएक्शंस रिकॉर्ड कराए हैं, क्योंकि आपका ब्रेन तो दुनिया में जाके इंटरेक्ट नहीं करा, ब्रेन को इनपुट आप दे रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू। तो जो आपने अपने इमोशनल रिकॉर्ड कराए हुए हैं आपके ब्रेन की मेमोरी के अंदर, वो वही चीजें, आप क्योंकि रैशनल ब्रेन तो काम नहीं करा कि ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं रिएक्शन जो है, तो वो रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है। तो एक बंदा अगर पैनिक होकर चीखना शुरू कर देता है, तो अनलेस वो अंडरस्टैंड करे कि ये मेरा अब क्या था, जिसको हम एमिगडाला है कहते हैं, कि अब मेरा वो जो था फाइट एंड फ्ली रिस्पॉन्स जो है वो हो गया है। क्योंकि इंसान जब प्राइमल था और जब हम केव्स में रहते थे, तो इंसान के 3 बेसिक इंस्टिंक्ट थे कि या तो उससे लड़ो, या भाग जाओ थ्रेट से, या फिर फ्रीज हो जाओ। बिल्कुल सही। और ये जो हमारा लिजर्ड ब्रेन है, प्राइमल ब्रेन है, ये हमारे 3 रिएक्शन है किसी भी थ्रेट को। अब क्योंकि हम जंगल में सर्वाइवल नहीं करते, मगर ब्रेन को ये बात पता नहीं है, ब्रेन उस तरह इवॉल्व नहीं है, क्योंकि ब्रेन को इनपुट आप दे रहे हैं। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ब्रेन को अब समझ नहीं आ रही कि आपके पीछे शेर नहीं जंगल में भाग रहा, सिर्फ बॉस चीख रहा है। अब ब्रेन जो है उस वक्त शट डाउन होके वो आपके साथ, अब उसका मकसद है कि वो आपकी बॉडी को तैयार कर रहा होता है या भागने के लिए या लड़ने के लिए। तो अब उसने पूरी तरीका, पूरी चीजें हार्मोन रिलीज करने, एक पूरा सिस्टम है जो उसने भागना है तो मसल्स को तैयार करना है, एक पूरा सिस्टम एक्टिवेट करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये जो मिसकंसेप्शंस हैं हमें समझने की जरूरत है कि बसा औकात जब हम बहुत एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं, तो हमारा ये जो रैशनल ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी, जैसे ब्रीदिंग है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी है कि मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशंस हैं, ब्रीदिंग है, EFTs हैं, इसके अलावा हिप्नोटिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। मगर एक सिंपल एज थिंग एज ब्रीदिंग, अगर आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो कम से कम ब्रेन को ये पता चलता है कि थ्रेट नहीं थी, क्योंकि ये खुद से ब्रीद ले रहा है। अच्छा। ये मैं ब्रीद नहीं करवा रहा, क्योंकि वो तो आपकी ब्रीदिंग टेस्ट कर देता है ना, सही। क्योंकि आपने भागना है, वो आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है। तो जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो कपल ऑफ सेकंड्स के बाद ब्रेन को ये बात समझ आ जाती है कि ये थ्रेट नहीं थी, क्योंकि अगर थ्रेट होती तो ये कॉन्शियस ब्रीदिंग ना करता। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, नॉर्मल होना कुछ लम्हों के बाद आपका जो रैशनल ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है।
तो अपने हर इमोशनल मसले का अगर आप हल ये बनाना शुरू करें कि डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें, तो सही। उसकी भी बहुत सारी टेक्निक है, चाहे उस पर भी ज़रूर, ज़रूर। इस वक़्त हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़याज़ रज़ाक, आप हमारे साथ थीं, आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। लास्ट वीक भी आपने हमें बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे है और अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आज आपने हमें बताया कि हम कैसे हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में हम कैसे जो है उनको रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि हम जो स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, वो बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पे, उस पे डॉक्टर फ़याज़ रज़ाक ने बात की। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपकी स्क्रीन पर हमारे फेसबुक पेज का लिंक आ रहा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।